बेला अपनी सास रेखा, पति दिनेश, ससुर रवीश और देवर दिवाकर के साथ रहती है। बेला क्या क्या सपने लेकर इस घर में आई थी कि शादी के बाद अपना घर ऐसे चलाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसी आजादी से जिंदगी जीऊंगी। लेकिन जब वो शादी करके आती है तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि उसके ससुराल में तो चलती है उसकी सास रेखा की। बेला किचन में खाना खाने की तैयारी कर रही थी, तभी वहां पर रेखा आती है। ये क्या बना रही है बेला? मम्मी जी, आज मैं पुलाव बना रही हूँ। किसने कहा तुझे पुलाव बनाने को? पूछा तुमने मुझसे कि क्या बनेगा आज? वो मम्मी जी, मेरा मन पुलाव खाने का था तो मैं बना रही थी। एक बात कान खोल कर सुन लो बेला, इस घर में बड़ी मैं हूँ और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझ में आया? इस घर का रूल है, घर में सिर्फ बड़ों की चलती है। आज दाल बनेगी, समझ में आया? जी मम्मी जी। रेखा किचन से बाहर चली जाती है। बेला किचन में खाना बनाते हुए बड़बड़ाने लगती है। मेरी तो भाग ही फूट गए। जब से इस घर में आई हूँ, बहू कम और काम वाली ज्यादा बन गई हूँ। सबकी फरमाइश पूरी करो, ऊपर से मम्मी जी के ताने सुनो। मैं अकेली जान कब तक करूंगी ये सब? इस घर में तो कोई मेरी सुनता ही नहीं। खाना तक मम्मी जी की पसंद का बनता है इस घर में। आज तो मम्मी जी से इस बारे में बात करके रहूंगी। आखिर मैं भी इंसान हूँ, कब तक सबकी मनमानी सहती रहूंगी? बस बहुत हो गया। तभी रेखा की आवाज आती है। बेला, खाना बन गया क्या? हाँ मम्मी जी, अभी लाई। एक मिनट, मैं क्यों ले जाकर दूं? खुद आके नहीं ले सकती क्या खाना? उनके पैरों में क्या मेहंदी लगी है? अभी जाके बोलती हूँ मम्मी जी को। बेला थोड़ा आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है। अब जा ही रही हूँ तो मम्मी जी का खाना भी ले जाती हूँ। रेखा हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। बेला खाना लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी खाना। रेखा खाना लेती है और खाना शुरू करती है। मम्मी जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बेला बेटा, आज की दाल तूने बहुत टेस्टी बनाई है, मजा आ गया खाकर। तेरे जैसी बहू भगवान सबको दे। अपनी तारीफ सुनकर बेला चने के झाड़ पर चढ़ जाती है। सच्ची मम्मी जी, मैं आपके लिए और दाल लेके आती हूँ। बेला किचन में जाती है। अरे वाह, मम्मी जी को तो मेरे हाथ की बनी दाल बहुत पसंद आई। इसका मतलब मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। देखना, शाम को ऐसी टेस्टी सब्जी बनाऊंगी, मम्मी जी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। एक मिनट, मैं तो मम्मी जी से घर के काम के बारे में बात करने गई थी। कोई बात नहीं, काम का तो हो ही गया। बस बर्तन ही तो बाकी है, कर लेती हूँ। पर शाम में मैं पक्का मम्मी जी से इस बारे में बात करूंगी। बेला घर के काम करती रहती है और मन ही मन कुड़कुड़ करती रहती है। बहुत हो गया, आज तो मम्मी जी से बात करके रहूंगी। बहुत झेल लिया मैंने ये सब। मेरी भी कोई इज्जत है, ये घर मेरा भी है। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। तभी रेखा की आवाज आती है। बेला बेटा, चाय बना दे, अदरक डालकर बनाना, कल जैसे। कल बहुत अच्छी चाय बनी थी। मम्मी जी को मेरे हाथ की चाय अच्छी लगी, मैं मम्मी जी के लिए चाय बना देती हूँ। बेला चाय बना देती है। एक मिनट, मैं चाय क्यों बना रही हूँ? मुझे नहीं करने ये घर के काम। आज तो मम्मी जी को बोल कर रहूंगी। तभी रेखा आवाज देती है। बेला, चाय बनी कि नहीं? लाई मम्मी जी। बेला चाय लेकर जाती है। मजा नहीं आया बेला, तुमको चाय भी ठीक से बनानी नहीं आती। कैसे चाय बनाई है? जाओ दूसरी बनाकर लाओ। बेला मुंह बनाते हुए किचन में जाती है। मैं इस घर में छोटी हूँ ना, इसलिए मम्मी जी जब देखो मुझ पर रौब जमाती रहती है। जब मेरी देवरानी आएगी तब मैं भी बड़ी बन जाऊंगी, फिर मैं भी रौब दिखाऊंगी अपनी देवरानी पर। कुछ दिनों बाद दिवाकर की शादी हो जाती है और घर में छोटी बहू कामना आती है। अब आएगा मजा, अब तो मैं भी बड़ी बन गई। अब तो मैं कामना से खूब काम कराऊंगी। कामना, जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। कामना मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है। भाभी, मुझे चाय बनाना नहीं आता, आप मुझे चाय बनाना सिखा देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेला चाय बनाने लगती है। भाभी, आप चाय बना तो रही हैं, तो मेरे लिए भी बना देना। मेरे ना पैर दर्द कर रहे हैं, मैं बाहर जाके बैठती हूँ। बेला चाय बना देती है। ये क्या, ये कामना ने तो मुझसे ही चाय बनवा दी। ये तो बड़ी चालाक निकली। अभी चाय बना तो दी है, दे देती हूँ। शाम को खाना तो मैं कामना से ही बनवाऊंगी। शाम को खाना बनाने का समय होता है। कामना, एक काम करो, शाम का खाना आज तुम बनाओ। ठीक है भाभी, मैं बना लेती हूँ। लेकिन मैंने सुना है आप बहुत टेस्टी आलू की सब्जी बनाती हैं। इतनी टेस्टी कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और क्या, मैं बनाती हूँ इतना टेस्टी खाना। हाँ तो भाभी, आप मुझे भी बनाना सिखाइए ना।
हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो बताती हूँ। बेला किचन में खाना बनाती है और कामना किचन की स्लैब पर बैठकर मजे से सेब खा रही थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बेला पूरा खाना बना देती है। देखा, ऐसे बनाते हैं खाना। वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। तभी रेखा आती है। बेला बहू, कामना ने पूरा खाना बनाया है, अब तुम खाना लगा दो, ठीक है? लेकिन मम्मी जी। बेला, इतनी भी काम चोरी अच्छी नहीं होती। कामना से पूरा खाना बनवा दिया ना तुमने, अब लगा भी नहीं सकती क्या? जल्दी से लेकर आओ खाना। रेखा और कामना बाहर चले जाते हैं। मैं तो फिर से इस कामना की बातों में आ गई। घर में बड़ी मैं हूं और ये कामना मुझसे काम कराती है। पहले मम्मी जी मुझसे काम कराती थी और अब तो ये कामना भी मुझसे काम कराने लगी। इस घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, किसी को मेरी कदर नहीं है। सारा दिन मैं घर का काम करती हूँ और सबकी सुनती भी रहती हूँ। अब बहुत हुआ, बस मुझे कुछ तो करना है। बेला टेबल पर खाना लगा देती है। सब लोग खाना खा रहे थे। किसी ने बेला को खाने के लिए भी नहीं पूछा। बेला को इस बात का बहुत बुरा लगता है। उसका मुंह उतर जाता है। वो बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चली जाती है। मैं चुपचाप सबके काम करती रहती हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं करती, सबकी सुनती हूँ, इसीलिए किसी को मेरी कदर नहीं है। मुझे इन सबको बेला की कीमत बतानी होगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अगले दिन सुबह रोज की तरह बेला घर के कामों में लग जाती। अब वक्त आ गया है प्लान को अंजाम देने का। वो जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय, मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर टूट गया। अरे बेला, क्या हुआ? कैसे गिर गई? मम्मी जी, मैं पोछा लगा रही थी, मैं फिसल कर गिर गई। लगता है मेरा पैर टूट गया। बेला पैर टूटने का बहाना करके बैठ जाती है। उसके पैर पर मोटी पट्टी बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अब कौन करेगा घर का काम? छोटी बहू कामना या फिर सास रेखा? रेखा और कामना दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। देखो मम्मी जी, मुझसे ना ये घर के काम नहीं होते। जब तक भाभी का पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक काम आपस में बांट लेते हैं। मैं सारे काम अकेले नहीं करने वाली। कामना, ये कैसी बात कर रही है तू मुझसे? बेला तो हमेशा घर का सारा काम अकेली करती आई है, उसने तो कभी ऐसा नहीं कहा। देखो मम्मी जी, वो सब मैं नहीं जानती। अगर आप चाहती हैं कि मैं काम करूं तो आपको भी घर के काम में मेरी हेल्प करनी होगी, वरना मैं कुछ नहीं करूंगी। मजबूरी में रेखा को हाँ कहना पड़ता है। अब घर का सारा काम कामना और रेखा को करना पड़ रहा था। सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना और सारा काम करने में दोनों बुरी तरह थक जाती हैं। अरे बाप रे, ये सब काम कर करके तो मैं बुरी तरह थक गई। हाँ, मैं भी थक गई। पता नहीं बेला अकेले इतना सब कैसे कर लेती है। तभी बेला सोफे पर आराम से पैर फैलाकर बैठे हुए आवाज देती है। कामना, मेरे लिए पानी लेकर आओ। कामना मुंह बनाते हुए उसके लिए पानी लेकर जाती है। एक काम करो, थोड़ी सी चाय भी बना दो, और हाँ, चाय में ना अदरक और इलायची जरूर डालना। मैं तो बहुत थक गई, बाद में बनाओ। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरा चाय पीने का मन अब है। जाओ बना कर लाओ अभी। वो क्या है ना, मेरा पैर टूटा है, नहीं तो मैं खुद ही बना लेती। कामना मुंह बिगाड़ती हुए कहती है, ठीक है बनाती हूँ। कामना को मजबूरी में चाय बनानी पड़ती है। मम्मी जी, बहुत दिन हो गए छोले भटूरे खाए, आज ना मेरा मन छोले भटूरे खाने का है, अब बना दोगे? वो क्या है ना, पैर टूट गया है, नहीं तो मैं खुद ही बना लेती। अब बना दोगे ना? हाँ ठीक है, बनाती हूँ। सारा दिन कामना और रेखा काम कर करके बहुत ज्यादा थक जाती हैं और थक कर बैठ जाती हैं। हाय, मेरी तो पूरी बॉडी दर्द कर रही है। पूरा घर अकेले संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ मम्मी जी, मेरा भी यही हाल है। बेला भाभी सारा काम अकेले कैसे कर लेती थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। वो भी तो थक जाती होंगी, हमें उनकी ना हेल्प करनी चाहिए थी। तभी बेला अपने पैरों पर चलकर वहां आती है। उसे ठीक देखकर कामना और रेखा हैरान रह जाते हैं। बेला, तुम ठीक हो? तुम्हारा पैर तो बिल्कुल ठीक है। हाँ मम्मी जी, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। मैंने ये नाटक आप दोनों को सबक सिखाने के लिए किया था। सारा दिन अकेले घर का पूरा काम मैं करती थी। मैं भी इंसान हूं, मैं भी थक जाती थी, लेकिन आप लोगों को तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। भाभी, आई एम सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं आपके साथ घर के काम में हाथ बटाया करूंगी। हाँ बेटा, मैं भी सॉरी, मुझे भी समझ में आ गया, घर सबका तो काम भी सबका। तीनों मुस्कुराती हैं और गले मिलती हैं। रश्मि किताब लिए बैठी है। महारानी, किसी दूसरे काम पर भी ध्यान दे दिया करो। जब देखो तब बस किताबों में घुसी रहती हो। ससुराल जाकर खाना बनाना काम आएगा, किताब पढ़ना नहीं। और फोर्स में जाकर फाइटर पायलट बनने के लिए पढ़ाई काम आएगी, खाना बनाना नहीं।
अपने ख्याली पतंग उड़ाना बंद करके मम्मी जो बोलती है वो कर। आई बड़ी फाइटर प्लेन उड़ाने। सॉरी भैया, लेकिन लड़कियों की जिम्मेदारी सिर्फ घर बसाना या बच्चे पैदा करना नहीं होती। मैंने शादी से मना नहीं किया, पर मेरे भी कुछ सपने हैं। मुझे फाइटर पायलट बनना है और मेरा सपना पूरा करना मेरी ही तो जिम्मेदारी है। ये कहकर रश्मि किताब लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद दिन रात की पढ़ाई और मेहनत की बदौलत उसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके फोर्स एकेडमी में एडमिशन मिल ही जाता है। आखिरकार मैं अपने सपने को पूरा करने और देश की सेवा में भागीदार बनने के एक कदम और करीब आ गई। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अपनी खुशी में मग्न रश्मि फोर्स और फाइटर प्लेन के सपने लिए जैसे ही घर पहुंचती है तो मयंक और उसका परिवार वहां बैठा होता है। उसकी मम्मी तुरंत रश्मि को लड़के वालों के पास बिठा देती है। इससे पहले कि रश्मि मौका देख घर में कुछ बोल पाती, रिश्ता पक्का करके वो लोग सगाई भी कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में रश्मि की मयंक से शादी हो जाती है और अब वो एयरफोर्स एकेडमी की जगह ससुराल पहुंच जाती है। आई नो, हमें शादी से पहले बात करने, एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला। मैं एक पायलट हूँ और अगर तुम्हें घूमना पसंद है तो हम आराम से ट्रिप्स कर सकते हैं। वारी मेरी किस्मत, फाइटर पायलट का सपना तोड़वाकर एक पायलट के घर ही भेज दिया। सपना तोड़कर उसका दर्द जिंदगी भर के लिए आंखों के सामने दे दिया। बहू, जरा ख्याली दुनिया से बाहर निकल के सबके लिए चाय लेकर आओ। इसी तरह समय बीतने लगता है, जिसमें ससुराल और पति की सेवा में रश्मि के सपने पीछे छूट जाते हैं। वो सबका अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन खुद खुश रहना ही भूल जाती है। एक शाम मयंक पूरे परिवार को लेकर एयरफोर्स म्यूजियम में पहुंचता है। कैसा लगा? सॉरी अगर आप लोगों को ज्यादा मजा ना आए तो, लेकिन प्लेन से मेरा प्यार मुझे यहाँ ले आया। मुझे ये सब देखने का बहुत मन था। तेरे एयर इंडिया और इन एयरफोर्स के प्लेन में बहुत फर्क है ना बेटा? हाँ जी, यहाँ कमर्शियल नहीं, फाइटर प्लेन और चॉपर है, लेकिन पायलट की फीलिंग और आसमान के लिए प्यार तो एक ही होता है। जहाँ सब म्यूजियम के मजे ले रहे होते हैं, वहीं आसपास अपने अधूरे टूटे सपने से जुड़ी चीजें देखकर रश्मि इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखें भर आती है, जिसे देख मयंक उसके पास आता है। क्या हुआ? जगह इतनी बुरी लगी कि तुम रोने लगी? मयंक के पूछने पर रश्मि उसे अपने फाइटर पायलट बनने वाले सपने, एग्जाम क्लियर करने और फोर्स एकेडमी में एडमिशन के बारे में बताती है, जिसे सुन मयंक हैरान रह जाता है। क्या बात कर रही हो? मेरे पास इतनी इंटेलिजेंट बीवी है और मुझे ये बात आज पता चल रही है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। तुम्हें अपना सपना पूरा करना चाहिए। वही तो कर रही थी, लेकिन घर वालों ने मेरा सपना पूरा होने से पहले ही शादी करके अपना सपना पूरा कर लिया। वो लड़की जिसने फाइटर पायलट बनने का सपना देखा, किसी की मदद के बिना एग्जाम क्लियर कर फोर्स एकेडमी में एडमिशन लिया, वो अगर शादी जैसी छोटी बात से हिम्मत तोड़ सपना भुला देगी तो कैसे चलेगा? तुम फाइटर प्लेन जरूर उड़ाओगी, ये मेरा वादा है। मयंक की बातें सुन रश्मि की आंखों में उम्मीद की नई रोशनी जाग उठती है, जिसके बाद मयंक एक बार फिर रश्मि का फोर्स एकेडमी में एडमिशन कराता है और रश्मि की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसके लिए वो एकेडमी हॉस्टल में रहने लगती है। अरे अच्छी खासी अपना घर संभाल रही थी, पर नहीं, जनाब को तो बीवी के सपने पूरे करने की चुल लगी है। उठाकर पत्नी को गैर अनजान आदमियों के बीच रहने भेज दिया। अरे कैसे बात करती हो? बहू वहाँ पार्टी करने या घूमने नहीं, अपनी ट्रेनिंग के लिए गई है। और वो वहाँ कोई अकेली लड़की नहीं होगी। गए वो जमाने जब लड़कियां फोर्स ज्वाइन नहीं करती थी। अब तुम्हें फोर्स में लड़कों के बराबर और शायद उनसे भी ज्यादा लड़कियां मिल जाएंगी। पति की बातें सुन सास चुप हो जाती है। अब रश्मि अपनी ट्रेनिंग और मयंक अपने पायलट की ड्यूटी में बिजी हो जाता है। इसी तरह देखते देखते 1 साल बीत जाता है और रश्मि एयरफोर्स एकेडमी से अपनी सारी ट्रेनिंग पूरी करके फाइटर पायलट बन जाती है। फाइनली आज मेरा और मयंक दोनों का सपना पूरा हो गया। अब घर जाकर सबसे पहले उन्हीं को सरप्राइज दूंगी। इसी खुशी में रश्मि घर जाने के लिए सामान पैक कर रही होती है कि इमरजेंसी सिचुएशन आने की वजह से उसका घर जाना कैंसिल हो जाता है
और उसे पहला मिशन दे दिया जाता है। रश्मि, हाईजैकर्स ने मिड एयर प्लेन हाईजैक कर उसे किसी अनजान आइलैंड पर लैंड कराया है। प्लेन की लास्ट लोकेशन के हिसाब से वहां बाय एयर जाना ही सबसे तेज और सुरक्षित जरिया है, इसलिए ये मिशन एयरफोर्स करेगी। और अभी यहाँ मेरी नजर में तुमसे ज्यादा काबिल कोई नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेस्ट पायलट सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। बिना एक पल सोचे रश्मि अपनी टीम के साथ 2 चॉपर लिए मिशन पर निकल जाती है। कुछ देर में जैसे ही वो एयरप्लेन की लोकेशन पर पहुंचती है तो रश्मि होशियारी के साथ आइलैंड की दूसरी तरफ अपना हेलीकॉप्टर लैंड करती है। मैं और अफसर विक्रम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बाकी सब वहीं ऊपर से हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन की कोशिश करते हुए उनका ध्यान भटकाए रखेंगे। किसी भी हाल में 1 मिनट के लिए भी बातचीत रुकनी नहीं चाहिए, इससे उनका ध्यान हम पर नहीं जाएगा। प्लान स्टार्ट होने के साथ दूसरे ऑफिसर्स बातचीत शुरू करते हैं और बाकी दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्लेन के पास पहुंच जाते हैं, जहां रश्मि पायलट कॉकपिट की में झांकती है। यहाँ कोई नहीं है, अब प्लेन के अंदर जाने का यही एक जरिया है। मौके का फायदा उठाते हुए रश्मि और विक्रम कॉकपिट के जरिए प्लेन के अंदर आ जाते हैं। अब विक्रम छुपकर एक्सरे गॉगल्स लगाकर प्लेन में सबकी लोकेशन नोटिस करता है। जितना मुझे दिख रहा है 4 केबिन में से 2 इन्होंने खाली करा रखे हैं। बाकी दोनों में पैसेंजर्स के साथ 2 ही हाईजैकर्स हैं, जिसमें से एक का ध्यान बातचीत और नेगोशिएशन पर है। और शायद आज लक हमारे साथ है कि जो बातचीत में बिजी है वो कॉकपिट के सामने वाले कैबिन का ही हाईजैकर है। ठीक है, फिर कुछ एक्शन हो जाए। इसी के साथ रश्मि और विक्रम अपने हथियार तैनात कर पलक झपकते ही कॉकपिट से बाहर निकलकर एक हाईजैकर को पकड़कर तुरंत प्लेन का फ्रंट डोर ओपन कर देते हैं और उसी के साथ दूसरे आदमी को भी कैद कर लेते हैं। आखिर में जब सब पैसेंजर प्लेन से बाहर निकलते हैं तो उनके बीच मयंक को देखकर रश्मि हैरान रह जाती है, लेकिन मयंक खुश होता है। मेरी फाइटर पत्नी ने तो आज कमाल ही कर दिया। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें ऐसे देख मुझे कितना गर्व हो रहा है। अब दोनों खुशी से घर वापस आते हैं, जहां सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और सास भी बहू को दुआएं देते नहीं थकती। कहते हैं कि अगर मिलनसार लड़की घर में बहू बनकर आ जाए तो घर स्वर्ग सा सुंदर हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर बहू का अच्छा और मिलनसार व्यवहार ही सारे फसाद की जड़ बन जाए। कविता के 2 बेटे थे, रमेश और राजीव। बड़े बेटे रमेश की शादी की उम्र हो गई थी। थोड़ी खोजबीन करने के बाद कविता अपने बड़े बेटे रमेश की शादी सुनीता नाम की लड़की से कर देती है और उसे अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। सुनीता एक पढ़ी लिखी सुशील संस्कारी लड़की थी। अपने अच्छे व्यवहार और गुणों से बहुत जल्द ही उसने घर में सबको अपना बना लिया था। सास ससुर की सेवा के अलावा वो अपने देवर राजीव के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता रखती थी, जिसके कारण देवर भी बस हर समय भाभी भाभी किए रहता था। शादी के कुछ दिन बाद प्रोजेक्ट सबमिट करने की 25 तारीख आखिरी डेट है और आज 20 तारीख होगी। मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आपने किसी दोस्त से मदद क्यों नहीं ले लेता? ऐसे कैसे कोई मेरी मदद करेगा? सबके पास अपना अपना प्रोजेक्ट है ना, सब अपने अपने काम में लगे हैं। कोई मेरी मदद करने के लिए खाली थोड़ी ना बैठा है। तुम परेशान मत हो राजीव, प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या भाभी, सच में? लेकिन आपके पास तो वैसे ही घर का इतना काम रहता है। अरे तो क्या हो गया, अपने इकलौते देवर के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? बस तुम ये बताओ कि क्या प्रोजेक्ट है तुम्हारा। राजीव भाभी को अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स समझाता है और भाभी के साथ प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाता है। 3 दिन की मेहनत के बाद उसका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। 1 सप्ताह के बाद राजीव खुश होकर घर आता है। भाभी आपको पता है मेरा प्रोजेक्ट कॉलेज में बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए नॉमिनेट हुआ है। आपके पास ना जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर आप सब अच्छा कर देती हो। सच्ची थैंक यू सो मच भाभी। सिर्फ थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा बच्चों, साथ में चाट भी खिलानी पड़ेगी और नथुराम के पेड़े भी। अरे भाई मैं वादा करता हूँ आज के बाद आपको इतनी चाट खिलाऊंगा कि आप खाते खाते थक जाएंगी। ऐसा करो फटाफट तैयार हो जाओ, मैं बाइक निकालता हूँ, हम साथ में चाट खाकर आएंगे। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। बीतते समय के साथ राजीव और सुनीता के बीच की बॉन्डिंग और भी मजबूत होती जा रही थी। वो देवर भाभी से ज़्यादा एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। राजीव भी अपने कॉलेज और ज़िंदगी के हर छोटी सी छोटी बात भाभी के साथ शेयर करता था। धीरे धीरे समय बीतता है और राजीव का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाता है।
उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। कंपनी में ही उसकी मुलाकात नेहा नाम की एक लड़की से होती है। ऑफिस में एक साथ काम करते करते राजीव नेहा को पसंद करने लगता है और एक दिन अपने मन की बात नेहा से कहता है। नेहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ। राजीव, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। मैं भी अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। घर आकर राजीव अपनी भाभी से बात करता है। भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे तो कहो ना, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। हम दोनों तो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। भाभी, मेरे ऑफिस में ना एक लड़की मेरे साथ काम करती है। उसका नाम नेहा है और मैं उसके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और वैसे भी अब तो आपकी शादी की उम्र भी हो गई है। आप चिंता मत करो, माँ जी से मैं बात कर लूँगी। बहू सुनीता के समझाने पर सास कविता राजीव की शादी नेहा से कराने के लिए राजी हो जाती है। जल्द ही वो लोग नेहा के घर राजीव के लिए उसका हाथ मांगने पहुंच जाते हैं। बहन जी, हमारे बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको भी हमारा बेटा राजीव पसंद हो तो हम नेहा को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। हमें भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं है बहन जी। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपना भला बुरा अच्छी तरह समझते हैं। अगर इन्होंने साथ रहने का डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। हमारी तरफ से हाँ है। दोनों परिवार की शादी के लिए हाँ करते ही कुछ ही दिनों में राजीव और नेहा की धूमधाम से शादी हो जाती है और नेहा घर में बहू बनकर आ जाती है। शादी के बाद नौकरी और घर गृहस्थी एक साथ चला पाना नेहा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो बड़ा फैसला लेते हुए ऑफिस का काम छोड़ देती है और घर गृहस्थी में मन लगाने लगती है। जॉब छोड़ने के बाद नेहा देखती है कि राजीव और सुनीता के बीच तो इतनी ज़बरदस्त ट्यूनिंग है कि उसकी तरफ तो राजीव देखता भी नहीं है। राजीव भाभी के साथ बैठकर घंटों गप्पे मारता, दोनों साथ में चाट खाने जाते, तो कभी वो भाभी को अकेले बाइक पर बाजार ले जाता। ये सब देखकर नेहा को ऐसा लगता है जैसे वो राजीव की लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। एक दिन, राजीव, बहुत दिनों से हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए। ऐसा करते हैं, हम लोग कोई फिल्म देख कर आते हैं। हाँ, तो ऐसा करते इस रविवार को हम लोग बाहर मूवी देखने चलेंगे। तुम ऐसा करो, भाभी से बोल देना कि वो भी तैयार हो जाए और हमारे साथ चले। नेहा का तो बिल्कुल मन नहीं था भाभी को साथ ले जाने का, लेकिन फिर भी बिना मन के वो भाभी को साथ चलने के लिए कहती है और रविवार को तीनों साथ जाकर मूवी देखते हैं। रात को घर वापस आने के बाद, राजीव, बाहर जाना तो सिर्फ एक बहाना था। मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ पल बिताना चाहती थी, क्योंकि यहाँ तो भाभी कभी भी हमारे कमरे में आ जाती है, लेकिन बाहर जाने में भी तुमने उनको साथ ले लिया। अकेले का क्या मतलब है? हम अपने कमरे में अकेले ही तो रहते हैं। रात में कौन आता है हमारे कमरे में? रात में कमरे में कौन सा हम झाँक कर बात करते हैं? अपने समय से सो जाते हैं। तुम्हें सुबह ऑफिस जाना होता है, मुझे घर के दूसरे काम करने होते हैं। कुछ समय हम एक दूसरे के साथ सुकून से बिता सके, इसीलिए तो मैंने बाहर जाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने वहाँ भी भाभी को साथ में ले लिया। अरे पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाभी के साथ जाने से। मुझे तो ऐसी कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। अभी शादी के कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए नेहा को राजीव से बहस करना अच्छा नहीं लगा और उसने उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन नेहा को भाभी का साथ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। फिर एक दिन, गैस करो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। बताओ ना, क्या लाए हो? ये सुंदर गजरे, जाओ बालों में लगा कर आओ। और दूसरे हाथ में क्या है? अरे वो भी गजरा ही है भाभी के लिए। ओह अच्छा। पति के हाथ से गजरा लेकर अभी कुछ पलों पहले जगमगा रहा नेहा का चेहरा एकदम से उतर गया। राजीव का हर बात के बीच में भाभी को घसीट लाना नेहा को कांटे की तरह चुभने लगा था। अगले दिन सुबह, राजीव, आज सैटरडे है ना, ऑफ होगा ना तुम्हारा? हाँ भाभी, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, बस डॉक्टर के पास चलना है इसलिए पूछ रही हूँ। अरे तो बताना चाहिए था, मैं छुट्टी ले लेता। अरे भैया, आप निश्चिंत होकर ऑफिस जाइए, भाभी को मैं ले जाऊंगा। 1 घंटे बाद राजीव बाइक पर भाभी को बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। अरे ये क्या चलता रहता है इन दोनों देवर भाभी का? अपने पति को ऑफिस भेज दिया और देवर के साथ बाइक पर चिपक कर डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए निकल गई। पूरा हफ्ता वेट करना पड़ता है वीकेंड का, और भाभी ने 1 मिनट में सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद भी भाभी की चिंता में राजीव के माथे पर बल पड़े हुए थे। इतनी चिंता तो कभी अपनी बीवी की नहीं करते जितना भाभी के लिए बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि भाभी मेरी जेठानी नहीं, सौतन है, सौतन।
जिन्होंने मेरे पति के मन पर कब्जा करके रखा हुआ है। भाभी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं इनको। नहीं नेहा, तो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। उसी शाम, राजीव हम लोग डिनर पर कहीं चलते हैं ना, बहुत दिन से हम लोग एक दूसरे के साथ कहीं बाहर नहीं गए। हाँ वाकई बहुत दिनों से बाहर नहीं गए ना, घर का खाना खा खा कर बोरियत हो गई है। ऐसा करते हैं, इस रविवार को शाम को हम लोग बाहर डिनर करने चलते हैं। नेहा इस डिनर के लिए बहुत खुश थी। घंटों की मेहनत के बाद वो सज सवर कर जब कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि हॉल में भाभी तो तैयार होकर बैठी हैं। नेहा, मैंने सोचा भाभी को भी ले चलते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भाभी के साथ चलने से। और तीनों साथ डिनर पर चले जाते हैं। डिनर करके घर वापस आते हैं। राजीव की बार बार की ऐसी हरकतों से नेहा के मन में अब सुनीता भाभी के लिए चिड़चिड़ाहट पैदा होने लगती है। कुछ दिन बाद नेहा राजीव को ऑफिस में फ़ोन करती है। राजीव, ऐसा करना ना, आज मेरा चाट खाने का बहुत मन कर रहा है, तो तुम ऑफिस से लौटते समय ठग्गू के यहाँ से चाट लेकर आना। उसकी चाट ना मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें याद है हम जब ऑफिस में साथ में काम करते थे, तो शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जिस दिन हम वहाँ चाट खाने ना गए हो। हाँ नेहा, मुझे अच्छे से याद है। मैं ऑफिस से लौटते समय तुम्हारी मनपसंद चाट लेकर आऊँगा। शाम को जब राजीव ऑफिस से आता है तब वो चाट के 2 पैकेट लेकर आता है। एक पैकेट नेहा को देने के बाद दूसरा पैकेट भाभी के कमरे में भी देने चला जाता है। ये देखकर नेहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाभी के कमरे से आने के बाद, राजीव ये क्या बात है, मैंने तुमसे चाट मंगाई थी, तुम भाभी के लिए क्यों लेकर आ गए? उनको खानी होगी तो वो रमेश भैया से मंगा सकती है ना। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर मैं ले आया तो? शादी के पहले भी मैं उनके लिए चाट ले आता था। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। उनके लिए रमेश भैया हैं ना, जो करना होगा वो कर सकते हैं। आखिर उनकी भी तो सुनीता भाभी के लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को तुम निभाने की कोशिश मत करो। राजीव की इस तरीके की हरकतों से नेहा को सुनीता भाभी से होती चिढ़ लगातार बढ़ने लगती है। उसको लगने लगता है कि सुनीता भाभी उसके और राजीव की लाइफ की प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रही हैं और इसी वजह से नेहा सुनीता भाभी से चिड़चिड़ी सी रहने लगती है। कुछ दिन तक तो सुनीता इस बात पर ध्यान नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे उसे भी इस बात का एहसास होता है कि नेहा उससे कुछ चिड़चिड़ी सी रहती है। सुनीता की भी आदत थी कि जब तक राजीव की शादी नहीं हुई थी वो उसके कमरे में अक्सर चली जाया करती थी। शादी के बाद उसका कमरे में इस तरह आना जाना नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं था। सुनीता को ऐसा एहसास होने के बाद उससे रहा नहीं जाता। वो एक दिन नेहा से इस बारे में बात करती है। क्या बात है नेहा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं ठीक हूँ। मैं क्यों परेशान होंगी भला? नहीं, कुछ तो बात है। तुम मुझे अपने मन की बात बता सकती हो नेहा, हो सकता है मैं कुछ मदद कर दूँ। अब मैं आपको क्या बताऊँ भाभी, मुझे लग रहा है कि राजीव से शादी करके मैंने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती की है। अरे नेहा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या कमी है राजीव में? कोई कमी नहीं है भाभी, लेकिन उसको रिश्तों में अंतर करना ही नहीं आता। उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि उसकी शादी हो चुकी है, अब उसकी एक पत्नी भी है। उसकी पत्नी के लिए भी कोई जिम्मेदारी है। वो तो अपनी बैचलर लाइफ वाली ज़िंदगी ही जी रहा है। ऐसे कौन सी बात हो गई भला जिससे तुम्हें ऐसा लग रहा है? अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं उसको समझाती हूँ। भाभी मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे जीवन में आपकी वजह से बहुत परेशानी है। मैंने ऐसा क्या कर दिया नेहा जो तुम मुझे ऐसा कह रही हो? आपने ऐसा कुछ नहीं किया भाभी, पर राजीव मेरे और आप में कोई अंतर ही नहीं समझते। पत्नी और भाभी का रिश्ता उनको समझ में नहीं आता कि शादी के बाद उनकी पहली प्रायोरिटी क्या है। उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। आपको क्यों लगेगा भाभी? आप भला खुद को मेरी जगह रख कर देखिए ना, तब आपको मेरी तकलीफ समझ में आएगी। आप ये समझिए कि अगर रमेश भैया आपको कहीं बाहर अकेले ले जाना चाहते हो और मैं आपके साथ जाऊं, तो आपकी और रमेश भैया की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी कि नहीं? नेहा की बातों को सुनकर और समझकर सुनीता को यह एहसास होता है कि जाने अनजाने में उससे बहुत बड़ी गलती हो रही है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो नेहा और राजीव के जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है। नेहा, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। गलती मैंने की है तो अब मैं ही राजीव को सही लाइन पर लेकर आऊँगी, ये मेरा तुमसे वादा है। कुछ दिनों बाद राजीव ऑफिस से आता है और परिवार के सब लोगों को हॉल में बुलाता है। मम्मी, आपको पता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, इतना खुश होने की कोई वजह भी तो होगी। आपको पता है आज आपके बेटे का प्रमोशन हो गया है और मेरी सैलरी भी पहले से डबल हो गई है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बेटे की तरक्की में माँ से ज़्यादा खुश और कोई हो ही नहीं सकता।
हाँ माँ, और इसी खुशी में आज मैं आप सबको बाहर खाना खिलाने ले जाना चाहता हूँ। बेटा, अब मेरी और तेरे पापा की उम्र है क्या बाहर खाना खाने की? और रमेश तो अपने काम की वजह से बाहर गया हुआ है। ऐसा कर, बहू को और सुनीता को लेकर बाहर खाना खाने चले जाओ। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। भाभी, सुनीता, अब दोनों तैयार हो जाओ, रात को हम लोग डिनर करने बाहर चलेंगे। सुनीता वहाँ हॉल में सबके सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन राजी और नेहा के उनके कमरे में जाने के बाद वो भी पीछे से उनके कमरे में पहुँच जाती है। मैं आपकी खुशी में बहुत खुश हूँ देवर जी, लेकिन मैं आपके साथ डिनर पर नहीं चल पाऊँगी। आपके लिए आज खुशी का दिन है, तो आप अपनी पत्नी के साथ जाइए। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? ऐसा मत कहिए भाभी, आप चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे जब भाभी मना कर रही है, उनको नहीं जाना है, तो क्यों पीछे पड़े हो आप? नेहा के कहने पर राजीव भाभी के बिना ही डिनर पर चला जाता है। कुछ दिन बाद, भाभी, मैंने कहा था ना मेरे कमरे के लिए अच्छे से पर्दे दिलवा दो। बताओ कब चलोगी मार्केट? अपने कमरे के पर्दे अपनी बीवी से पसंद कराओ। अब आ गई है ना तुम्हारी जूलियट, उससे पूछा करो, थोड़ा उसका दिमाग खाया करो। मुझे बख्श दो बाबा अब। और ये बात बात पर भाभी भाभी करना बंद करो। भाई मेरा भी पति है, बच्चा है मेरे पास, और भी तो काम होते हैं ना। अब बात बात पर सुनीता राजीव को इसी तरह से हर चीज़ के लिए मना करने लगती है। एक दिन राजीव भाभी के पास जाकर पूछता है, भाभी क्या बात है, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या जो आप मुझसे नाराज़ हैं? आजकल मैं देखता हूँ आप मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती हैं। अरे नहीं राजीव, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होंगी? नहीं भाभी, ज़रूर कुछ तो बात है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। देखो, मैंने तुम्हें हमेशा अपने देवर से बढ़कर समझा है। जब से घर में आई तुम्हें अपना दोस्त और साथी समझा, और तुमने भी कभी किसी दोस्त की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। लेकिन अब समय बदल गया है, तुम शादीशुदा हो, एक औरत तुम्हारी ज़िंदगी में है जिसे तुम्हारे प्यार और अटेंशन की सख्त ज़रूरत है। अरे भाई, तुम्हारे खातिर है तो सारी दुनिया छोड़कर आई है वो। अब अगर ऐसे में तुम अपना ध्यान उस पर से हटा कर कहीं और लगाओगे तो बेचारी का क्या होगा? मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा शादीशुदा जीवन अच्छे से बीते। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तक ये सब चल जाता था, लेकिन ये सब चीज़ तुम्हारी मैरिड लाइफ पर असर डाल सकते हैं। अब तुम ही सोचो, पिछले ही महीने नेहा का जन्मदिन था और तुमने उसको बर्थडे गिफ्ट के समय क्या दिया? भाभी, मैंने गिफ्ट तो दिया था उसे, इतनी अच्छी साड़ी लाया था उसके लिए, अब और क्या करूँ? हाँ देवर जी, गिफ्ट तो आपने दिया था, लेकिन क्या ज़रूरत थी अपनी बीवी के लिए साड़ी लाते समय मेरे लिए भी सेम उसी कलर और डिज़ाइन की साड़ी लाने की? अब आप ही बताओ, कौन सी बीवी ये बात बर्दाश्त करेगी कि उसके जन्मदिन के दिन गिफ्ट उसकी जेठानी को मिले? और ऐसा कोई एक बार नहीं हुआ, आप हर बार ऐसा ही करते हो। जब भी आप नेहा के लिए कुछ लेकर आते हो मेरे लिए भी ज़रूर लाते हो। आपके लिए ये बहुत आम सी बात है, लेकिन नेहा ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और मुझे अपनी जेठानी की बजाय सौतन की तरह देखने लगी है। उसे लगता है कि मैं उसके अधिकार छीन रही हूँ, जबकि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। हद है नेहा, क्या ये सब उसने आपसे कहा? नहीं राजीव, बात को समझो। उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। अब बस अपनी पत्नी पर ध्यान दो, मेरे लिए तुम्हारे भैया है ना। भाभी के प्यार से समझाने पर राजीव को भाभी की बात और अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो नेहा से अपने अभी तक के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है। समय रहते भाभी और राजीव को अपने रिश्ते की सीमा समझ में आ गई थी, जिससे कई सारे रिश्ते बिखरने से बच गए थे। अरे शीला, कितने साल बाद मिलना हुआ, ये बताओ कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तेरे हाल चाल मुझे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे। अरे क्यों भाई, मेरे हालचाल को क्या हुआ है भला? और सारी बातें दरवाजे पर खड़े खड़े ही कर लेगी क्या? अंदर आना, अंदर आराम से बैठकर बातें करेंगे। अंदर तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन ये तो बता तू मुझे बिठाएगी कहाँ? अरे क्यों भाई, इतना बड़ा घर है, सोफे है, चाय रखी हुई है, जहाँ तेरा मन करे वहाँ बैठ जा। सोफे और चेयर तो मुझे भी दिखाई दे गया, लेकिन उनके ऊपर ये जो मिट्टी की इतनी मोटी परत चढ़ी हुई ना, वो भी दिखाई दे रही है। मैं इतनी गंदी जगह पर नहीं बैठ सकती, रहने दे, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। अरे यार, तू भी ना इतने सालों बाद मिली है और अपनी सहेली की बजाय इस सोफे की मिट्टी पर ध्यान दे रही है। अच्छा चल, तो ऐसा कर, अंदर मेरे बेड पर बैठ जा, मैं अब भी तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। शीला के बार बार मना करने के बाद भी राधा उसे अपने बेडरूम में ले जाती है और बेड पर बिठा देती है। देख राधा, मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी, तू बैठ ना, थोड़ी देर बातें करते हैं। अरे ऐसे कैसे, तू इतनी दूर से आई है, चाय पानी तो मैं तुझे पिलाऊंगी, बिना चाय पानी के तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इतना कहकर राधा रसोई में चली जाती है और अपनी सहेली के लिए चाय और बिस्किट एक ट्रे में रखकर वापस लौटती है। राधा के जाने के बाद शीला देखती है कि राधा के तो पूरे कमरे में जगह जगह गंदगी फैली हुई है।
बेड के सिरहाने से लेकर ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, यहाँ तक कि दीवारों के कोनों पर भी मिट्टी की मोटी मोटी परत चढ़ी हुई है और जगह जगह मकड़ियों ने अपने जाले बना रखे हैं। बेड की चादर भी ऐसा लगता था जैसे महीनों से बदली नहीं गई। अरे यार एक बात बता, कौन सी खुदाई में से निकला है तेरा ये मकान जो ऐसी हालत में दिखाई दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 1700 शताब्दी से तुम लोग इसी मकान में रह रहे हो? अरे भाई, 17वीं शताब्दी का मकान नजर आ रहा है कि तुम्हें ये? अभी 2 साल पहले ही मेरे ससुर जी ने पूरा मकान गिरवा कर ये 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी की है। हमारे यहाँ का फर्नीचर, वॉल पेंट क्या तुझे 17वीं शताब्दी का नजर आ रहा है? लाखों रुपए का खर्चा किया है हमने इस मकान के इंटीरियर पर। बिल्कुल किया होगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हालत तुमने इस मकान की बना रखी है ना, उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि खुदाई में से निकले मकान भी इससे ज़्यादा साफ होते होंगे। अरे यार, ये जो कप में तू चाय लाई है ना, इसके ऊपर भी मिट्टी लगी हुई है। सच सच बता, आखिरी बार कब तूने अपना टी सेट साफ किया था? अरे वो क्या है ना, हमारे यहाँ पर सब लोग ग्लास में चाय पीते हैं तो कप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस जब कोई मेहमान आता है तभी हम लोग कप निकालते हैं, इसलिए ना थोड़े रखे रखे मटमैले हो गए हैं। अरे भाई, अगर कप रखे रखे गंदे हो गए थे तो पहले उन्हें साफ करके उसमें चाय लाती। और बुरा मत मानना, लेकिन जितनी गंदगी तूने घर में मचा रखी ना, तेरे घर का तो मैं एक गिलास पानी भी नहीं पी पाऊंगी। सहेली की बात राधा को बुरी तो बहुत लगती है, लेकिन बचपन की सहेली को अब वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसलिए उसकी बातों को दिल से लगाने के बजाय वो अपनी सहेली के साथ बैठकर बचपन की यादें ताज़ा करने लगती है। कुछ देर बाद राधा की सहेली वापस लौट जाती है सहेली के जाने के बाद। अरे बहू, ये कप में चाय तो ऐसे कैसे पड़ी है? तेरी सहेली ने चाय नहीं पी क्या? नहीं ना माँ जी, वो चाय पिए बिना ही लौट गई। कह रही थी तुम्हारे घर में तो हर जगह धूल मिट्टी भरी पड़ी है, ऐसे घर में बैठकर मैं चाय नहीं पी पाऊंगी। अरे इतनी नखरेबाज है तो हमारे घर आई थी क्या करने? अपने घर में बैठती। चली आती है यहाँ ज्ञान बांटने। अरे ये 4 किताब पढ़ के ना ज़्यादा अंग्रेजी में बन जाती हैं आजकल की लड़कियाँ। अब तू ही बता, आज से 50-60 साल पहले जब मिट्टी के घर होते थे तब क्या लोग उस मिट्टी से ऐसे ही चिढ़ते थे जैसे आजकल लोग चिढ़ते हैं? अरे सामने वाली मिसेस वर्मा को ही देख ले, दिन रात कपड़ा लेकर कभी दरवाज़ा, कभी सोफा, कभी पंखा साफ ही करती रहती है। ऐसा लगता है उसका जन्म ही घर में मिट्टी झाड़ने के लिए हुआ है। अरे भाई, इंसान को और भी कई ज़रूरी काम होते हैं, क्या सारी ज़िंदगी सफाई करने में बिता दें? बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी आप। अरे कितनी सफाई करें, रोज़ गंदा हो जाता है। और फिर मुझको तो एक बार एक डॉक्टर ने बताया था, ज़्यादा साफ सफाई करना भी ना बीमारी का लक्षण होता है। बस उसी दिन से मैंने तो साफ सफाई करना ही छोड़ दिया। अरे क्या हो जाएगा अगर रोज़ रोज़ सफाई ना भी हो तो? घर में और कौन सी गंदगी आती है? ज़रा सी धूल मिट्टी तो है। थोड़ी बहुत धूल मिट्टी घर में रह भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। राधा और उसकी सास निर्मला दोनों की दोनों एक नंबर की आलसी और कामचोर थी। दोनों ही काम से बचने के लिए अपने आंखों से देखी मक्खी निगलने को तैयार थी। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि राधा और निर्मला को घर में फैली हुई धूल मिट्टी और गंदगी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन असल बात यह थी कि जो उस गंदगी के लिए विरोध करेगा सफाई भी तो उसी को करनी पड़ेगी। तो दोनों सास बहू ने एक ही नारा अपना लिया था, ना बोलो ना कुंडी खोलो, ना गंदगी के बारे में बात करो और ना ही सफाई करने में अपना दिमाग खपाओ। अरे भाग्यवान, पूरे मकान की दुर्गति करके रख दिया तुम सास बहू ने। अरे भाई, मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम निकम्मी कामचोर औरतों से घर की साफ सफाई नहीं होती तो एक काम वाली ही लगा लो। कम से कम इस मकान की ऐसी दुर्दशा तो नहीं होगी। और भूलो मत, अपने रिटायरमेंट के फंड की एक एक पाई इस मकान को बनाने में लगा दिए मैंने। अब मुझे क्या पता था कि इतना रुपया खर्च करने के बाद भी रहने को ये कबाड़ खाना ही मिलेगा मुझे। उससे तो अच्छा मैं गांव में जाकर मिट्टी के मकान में ही रह लेता। कम से कम मन को ये संतोष तो रहता कि बैंक में लाखों रुपया है। यहाँ तो लाखों रुपया भी खर्च हो गए और उसके बाद भी ऐसे गंदे मकान में रहने को मिल रहा है। पति के बार बार कहने पर निर्मला एक कामवाली को घर पर बुलाती है। देख कांता, घर की साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब तेरी जिम्मेदारी है। घर बिल्कुल शीशे की तरह चमकना चाहिए। वो क्या है ना, हमारे घर में एक इंसान है जैसे धूल मिट्टी से सख्त चिढ़ है। अगर घर में थोड़ी सी भी धूल मिट्टी रह गई ना तो समझ ले तेरी नौकरी तो गई। फिक्र मत करो मेम साहब, मैं सब करके देगी। अरे अब मुझे सफाई के लिए तो रख रही है ना, फिर घर में धूल मिट्टी क्यों रहेगी?
मैं एकदम साफ करके चकाचक रखेगी घर को, आप टेंशन मत लो। कांता के घर आ जाने के बाद घर में थोड़ी साफ सफाई रहने लगी थी, लेकिन दोनों सास बहू की तो मानो राम मिलाई जोड़ी थी। दोनों के विचार हर मामले में बहुत अच्छी तरह मेल खाते थे। मम्मी जी, देखा आपने, ये कांता हमारे घर से निकलने के बाद सीधा मिसेस वर्मा के यहाँ जाती है सफाई करने। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे घर की सारी बातें जाकर उनको बताती होगी। मुझे ना ये काम वालियों का घर में घुसाना इसलिए पसंद नहीं है। अरे घर के सारे भेद जानती है ये, और जितने घर जाती है सबके घरों में बातें बताती है। बताओ, प्राइवेसी जैसी कोई चीज ही नहीं है। अरे बेटा, मुझे भी तो इसी बात से समस्या थी, तभी तो मैंने इतने सालों से घर में काम वाली नहीं रखी। अरे भाई, हमसे जितना होता है थोड़ा बहुत हम कर ही लेते हैं। अब काम वालियों को रखो तो एक मुसीबत ऊपर से। अब तू ही देख ले, वो शुक्लाइन की बहू भाग गई थी ना, ये बात पूरे मोहल्ले में काम वाली नहीं तो फैलाई थी। अरे ये काम वाली ना काम कम करती है और उनके कान घर की बातों में ज़्यादा रहते हैं। जहाँ इन्हें घर की एक बात पता चली तो बस चुगलखोर की तरह पूरे मोहल्ले में गाती फिरेंगे ये लोग। राधा और निर्मला को कांता के ऊपर थोड़ा शक रहने लगा था। वे हर समय घर की बातें बाहर पता लग जाने के डर से उसके ऊपर तीखी नजर रखने लगी थी। अरे कांता, हमारे घर 3 किलो दूध आता है और हम खाने में कितना घी खाते हैं, ये बात मिसेस वर्मा को किसने बताई? हमारा तो उनके यहाँ उठना बैठना है नहीं। जाहिर सी बात है कि तुम ही यहाँ पर काम करने के बाद उनके घर जाती हो और तुम ही ने चुगली लगाई होगी। अरे मेम साहब, इसमें चुगली जैसी क्या बात है? मिसेस वर्मा मेरे को पूछने लगी कि उनके यहाँ दूध कैसा आता है, तो मैंने उन्हें बता दिया कि हाँ भाई, उनके यहाँ बहुत बढ़िया दूध आता है, खूब अच्छी मलाई निकलती है, और मेम साहब घर में घी बनाकर सबको खिलाते हैं। इसमें चुगली जैसी क्या बात हो गई? देख कांता, हमें घर की बात बाहर जाकर बताने वाली आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी वजह से मैं सालों से किसी काम वाली को अपने घर में नहीं रख रही थी। तुम काम वालियों को चाहे जितना समझा लो, लेकिन तुम्हारी आदतों में कोई बदलाव नहीं आता। मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि मुझे ये 3 का 5 करने वाली आदत बिल्कुल पसंद नहीं। अब तूने चुगली की है तो तुझे भुगतना तो पड़ेगा ही। देख, हम अब तुझसे काम नहीं करवा सकते। तू अपना हिसाब ले और जा इधर से। जिसके घर जाकर हमारे घर की चुगलियाँ करती है ना, उसे के यहाँ जाकर काम कर। हमारा तेरे साथ गुजारा नहीं हो पाएगा। निर्मला की बातें सुनकर कामवाली कांता को बड़ा गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में अपने पैसे लेकर उनके घर से जाने लगती है। मैं जा रही है, लेकिन ध्यान रखना, जिस तरह से आपने मेरे को काम से हटाया है ना, अब मैं तो क्या, मेरे ग्रुप की कोई भी काम वाली आपके घर पर काम नहीं करेगी। बहुत शौक है ना तुम दोनों सास बहू को अपना काम खुद करने का। अब सारी जिंदगी तुमको ये काम खुद ही करना पड़ेगा, देख लो। अरे हाँ हाँ तो कर लेंगे, तू जा यहाँ से। धमकी किसको दे रही है? पूरे घर का कबाड़ खाना बनाकर रखेला था, और घमंड देखो दोनों सास बहू का। कामवाली नाराज होकर उनके घर से लौट जाती है। कामवाली कांता के जाने के बाद दोनों सास बहू फिर से अपने पुराने धरे पर लौट आई। घर में गंदगी तो जैसे उन्हें दिखाई नहीं देती थी, इसलिए ज्यादा दिन नहीं लगते और घर फिर से पहले की तरह कबाड़ खाने में बदल जाता है। घर के कोने कोने में मिट्टी, धूल और गंदगी नजर आने लगती है। अरे भाग्यवान, दीपेश का रिश्ता आया है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसी हालत हमारे घर की है ना, कोई भी रिश्ते वाला यहाँ आने के बाद अपनी बेटी इस घर में देने को तैयार नहीं होगा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं, लड़की वालों को कहीं बाहर बुला लेते हैं। अगर लड़की पसंद आ जाएगी तो आज ही दोनों की लगे हाथ एंगेजमेंट भी करवा देंगे। शादी तो वैसे भी बाहर फार्म हाउस लेकर ही करनी है, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। जैसा कि निर्मला के पति ने सोचा था, जल्द ही दीपेश का रिश्ता मीरा नाम की एक लड़की के साथ हो जाता है और शादी के बाद मीरा अपने ससुराल पहुंच जाती है। दीपेश, ये कैसी हालत बनी हुई है घर की? ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी यहाँ भूकंप आकर गया हो। घर में साफ सफाई नहीं होती क्या? देखो, मैं तो सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ और रात को भी घर लौटने में काफ़ी देर हो जाती है। घर की साफ सफाई और खाने वाला डिपार्टमेंट तो मम्मी और भाभी मिलकर संभालते हैं। अब इस बारे में तो मम्मी से ही बात कर लो। अरे लेकिन घर में इतनी धूल मिट्टी इकट्ठी है, मेरी तो छिकते छिकते हालत खराब हो गई है। आपको पता है मुझे डस्ट से एलर्जी है। इस घर में रहना मेरे लिए तो जान की मुसीबत बन जाएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी से बोलकर अभी घर की साफ सफाई करवा देता हूँ। तब तक तुम अपने कमरे में बैठो।
अरे तो कमरे में कौन सा साफ सफाई की है, कमरे की भी हालत वैसी है, कबाड़ जैसी। अच्छा ठीक है, तुम नाराज़ मत हो, कमरा मैं साफ़ कर देता हूँ। तुम आराम से बैठो कमरे में, बाकी के लिए मैं मम्मी से बात करता हूँ। मम्मी, मीरा को ना मिट्टी धूल से एलर्जी है। वो बेचारी सुबह से जब से उठी है ना, छींक छींक कर पागल हो गई है। आप लोगों ने घर की ऐसी हालत क्यों बना रखी है? साफ सफाई क्यों नहीं करते? अरे बेशर्म, बीवी आई नहीं कि चला आया माँ से सवाल जवाब करने। अरे तेरी बीवी को धूल से एलर्जी है तो जाए जाकर साफ कर ले, मुझसे बताने के लिए क्यों आ गया? अरे मम्मी, आप समझ नहीं रही हो, घर को गंदा आप लोगों ने किया है। वो बेचारी आती ही घर की सफाई क्यों करेगी? आप लोगों को कम से कम मेरी शादी के लिए तो साफ सफाई करवा कर रखनी चाहिए थी ना। और ठीक है, आपसे सफाई नहीं होती तो किसी काम वाली को ही लगा लो। नाम मत लेना उस नास पिटी काम वाली का मेरे सामने। अरे एक नंबर की चुगलखोर होती है सबकी सब। यहाँ की बात वहां लगाने के अलावा और आता क्या है उन्हें? काम तो एक ढीले का करती नहीं, बस बातें बनवा लो। और मैं ना साफ साफ बता रही हूँ, मेरे घर में कोई काम वाली वाम वाली नहीं आएगी। एक बार काम वाली लगाकर देख चुके हैं हम। ये अच्छी बात नहीं है मम्मी। आप लोगों को खुद सफाई करनी नहीं है, काम वाली से सफाई करवानी नहीं है। इसका मतलब आप लोगों को इस धूल मिट्टी में रहने में मजा आता है। चल तू ऐसा ही समझ ले, हमें इस धूल मिट्टी में रहने में मजा आता है। अरे भाई, हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, बचपन से मिट्टी के घर में रहकर पले बड़े हैं। हमें धूल मिट्टी से कोई समस्या नहीं होती, तुम देख लो अपना। दीपेश समझ गया था कि माँ को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो अपनी पत्नी के पास जाता है। तुम परेशान मत हो, चलो डॉक्टर से पहले कुछ दवाई ले लो। ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम तो पिछले 2 दिन से लगातार छींकी रही हो। दीपेश अपनी पत्नी को ले जाकर डॉक्टर को दिखाता है और दवा देकर उसे आराम करने के लिए कहता है। दीपेश जानता था कि इस तरह डॉक्टर से दवा खाकर उसकी पत्नी मीरा की समस्या हल नहीं होने वाली, क्योंकि उसे धूल मिट्टी से एलर्जी थी। इसलिए जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा, उसकी एलर्जी वापस से ट्रिगर हो जाएगी। दीपेश के बार बार समझाने पर भी उसकी माँ और भाभी के कानों पर कोई जू नहीं रेंगती। दीपेश अपनी पत्नी से कहता है, मैं तो मम्मी और भाभी को समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन उनके ऊपर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं है। तुम्हारी भी हर तीसरे चौथे दिन एलर्जी वापस आ जाती है, जिसकी वजह से तुम भी जब से शादी करके आई हो बीमारों की तरह बिस्तर पर ही पड़ी हुई हो। दीपेश, मैं ऐसा करती हूँ, कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाती हूँ, वहाँ से वापस आने के बाद कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे। मीरा कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाती है। मीरा के जाने के बाद दीपेश एक के बाद एक कई सारी काम वालियों को लेकर घर आता है, ताकि उसकी पत्नी के ना रहने पर घर की अच्छे से साफ सफाई हो। लेकिन उसकी माँ निर्मला सभी काम वालियों को डांट डपट कर भगा देती है। दीपेश अपनी माँ की आदतों से बिल्कुल परेशान हो गया था। आखिर पत्नी भी कितने दिन अपने मायके में रहती। 1 महीने के बाद मीरा भी अपने ससुराल वापस लौट आती है। ससुराल आने के बाद, कोई बात नहीं दीपेश, तुम परेशान मत हो। देखो, एलर्जी की प्रॉब्लम है मुझे, तो यहाँ पर उसके लिए साफ़ सफाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी ना। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका घर इस तरह से गंदा हो, लेकिन मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है। रसोई हो या हॉल, हर जगह पूरा घर मिट्टी का ढेर बन गया है। पर तुम फिक्र मत करो, आज से सफाई की जिम्मेदारी मेरी। मीरा मुंह पर कपड़ा बांधकर घर की सफाई करना शुरू कर देती है। लेकिन घर तो इतना गंदा था कि एक दिन में उसकी सफाई कर पाना संभव ही नहीं था। बेचारी मीरा किसी तरह छींकते छींकते घर के एक कोने की सफाई करती, लेकिन जितने में वो दूसरा कोना साफ करती पहला कोना फिर से धूल मिट्टी से भर जाता। चूंकि मीरा को धूल से बहुत ज़्यादा समस्या थी, इसलिए थोड़ी सी सफाई करने में ही उसकी सांस फूलने लगती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और फिर एक दिन सफाई करते करते अचानक मीरा बेहोश हो जाती है। मीरा की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर उसका चेकअप करती है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अरे बहू, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तूने, आज तो दिल ही खुश कर दिया। बड़ी बहू की शादी को 6 साल हो गए, लेकिन आज तक भगवान ने उसकी गोद नहीं भरी। पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बड़ी बहू ना सही, पर तेरी ही गोद में नन्ना मुन्ना खेलेगा तो मैं उसे देख कर ही संतोष मान लूंगी। माफ़ करना माँ, मैं अपनी पत्नी को आपके इस धूल मिट्टी से भरे घर में नहीं रख सकता। धूल के कारण हर दूसरे दिन बेचारी मीरा की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण उसे इतने हैवी डोज की दवाइयाँ लेनी पड़ती है। और अभी अभी डॉक्टर ने हमें बताया कि प्रेगनेंसी में ये सारी दवाइयाँ लेना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बेटी की बात सुनकर निर्मला और राधा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों वादा करती हैं कि आगे से घर की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखेंगी, ताकि मीरा और उसके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े।